नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2022 का लक्ष्य तय हो गया है। ये लक्ष्य है 300 प्लस सीटें दोबारा जीतने का। और इसी के साथ बीजेपी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि योगी ही उनका चेहरा होंगे। कल तक 2022 के लिए योगी का नाम लेने से बच रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है तो योगी ही चेहरा होंगे। सवाल यह है कि क्या यूपी बीजेपी में नेतृत्व का संकट सुलझ गया है या फिर यह चुनाव तक एकजुटता दिखाने के लिए सुझाया गया फॉर्मूला है, जिस पर केपी मौर्य फिलहाल मान गए हैं। इसी के साथ जातीय आधार वाले छोटे दलों को संतुष्ट करना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद ने अपने लिए डिप्टी सीएम का पद मांग लिया है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है, क्या यूपी में 2022 के लिए बीजेपी में सब ठंडा ठंडा कूल कूल है? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। इस तस्वीर के खींचने की वजह निजी हो या राजनीतिक, 2022 के संग्राम के लिए यूपी बीजेपी इससे बेहतर तस्वीर की उम्मीद नहीं कर सकती। जो केशव प्रसाद मौर्य यूपी का डिप्टी सीएम होते हुए भी इसी महीने कम से कम 3 मौकों पर यह कह चुके थे कि 2022 के यूपी चुनाव बाद केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का चेहरा तय करेगा, वो अब राज्य के 300 प्लस के बीजेपी लक्ष्य को लेकर योगी आदित्यनाथ को ही यूपी का चेहरा बताने लगे हैं। बेटे की शादी हुई थी, बहू भी आई थी, तो कल उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो पहली बार सात कालिदास आवास जरूर आए हैं, लेकिन सुख और दुख का जब भी कोई कारण होता है तो आना जाना सबका रहता है। और जब मेरे पिताजी नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी उस समय भी मेरे निवास सिराथू गए थे। 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी वही मुख्यमंत्री हैं, और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं, तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी में इस महीने की शुरुआत से ही यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैराथन बैठकें हुई हैं और सवाल योगी मंत्रिमंडल में बदलाव से लेकर 2022 चुनाव के यूपी चेहरे को लेकर उठे थे। न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने चुनाव बाद पार्टी का चेहरा तय होने का बयान दिया था। प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो अगला चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ ही होंगे सर? बिल्कुल होंगे। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। वैसे 2022 चुनाव की रणनीति बनाने में अभी बीजेपी की चुनौती खत्म नहीं हुई है। गठबंधन के साथी संजय निषाद ने तो अपने लिए डिप्टी सीएम का दाव खेल लिया है। संजय निषाद का दावा खारिज करने के लिए पार्टी के नेताओं को सामने आना पड़ा है। हमारे लोग तो हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं तो उन्हें सलाह दे रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री बना दे और वो वोट आ जाएगा। मैं उन्हें सलाह दे रहा हूं कि भाई 160 सीटें निषाद बाउल है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां निषाद न हो। मछुआरे, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांवर दीवार। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये ऑफर दे रहे हैं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भाजपा बनाए? भाई उनके ऊपर हो, बड़े भाई हैं, बड़े छोटे भाई को कैसे रखते हैं। और कोई छोटा भाई कभी नहीं चाहेगा बड़ा भाई दुखी रहे। हम कभी नहीं चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी हार जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की गति होगी या नहीं होगी, लेकिन निषाद पार्टी को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो निषाद पार्टी कहां रहेगी? इसलिए उनका वजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर ही निर्भर है। उत्तर प्रदेश में पार्टी एकजुट रखने से लेकर गठबंधन साथियों को साथ जोड़े रखने में ही बीजेपी के लिए जीत का मंत्र छिपा है। लखनऊ से समर्थ और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। छोटी पार्टियां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं, तो बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि फिलहाल सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है जून भरी इस गर्मी के माहौल में। और इसी पर चर्चा करने के लिए क्या वास्तव में ऐसा है, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से रागिनी नायक हमारे साथ कुछ ही देर में होंगी। सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीएसपी के नेता, और साथ ही हमारे साथ संजय निषाद जो कि अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
दंगल की बहस का नियम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को 1.5 मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद ही डिबेट ओपन होगी। सबसे पहले संजय निषाद साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं आप, क्यों? कि मेरा समाज देखा है, 70 साल से सबकी सरकारें बनाई हैं, वोट दिया है, देश को आजाद कराया है, अंग्रेजों ने कानून बनाकर इन्हें उजाड़ा है, संविधान में इनका आरक्षण लिखा हुआ है। दलितों से इन्होंने सीखा है कि दलितों का आरक्षण तो तभी मिला जब इन्होंने पार्टी बनाई, अपना सीएम बनाया। इसी उद्देश्य पर निषाद पार्टी का गठन हुआ कि हमारा समाज 18% है, सबको वोट देता रहा, इनके साथ सभी ने कानून बनाकर उजाड़ा है, सारे लोगों ने छला है, सबको इन्होंने देख लिया है, किसी ने इनके आरक्षण पर विचार नहीं किया, गुमराह किया। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन पिछली सरकारों ने हमारी बुकारू जातियों को जबरदस्ती पिछड़ी में डाल के ये कह दिया शामिल करेंगे। राष्ट्रपति बड़ा होता है, उन्होंने नोटिफिकेशन किया है कि मझवार के नाम से केवट मल्लाह को गिनती करो, प्रमाण पत्र दो, लेकिन पिछड़ी में रहने के नाते नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे को हल के मेरा समाज सभी पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आए, उन्होंने भी कहा था कि तुम्हारे आरक्षण की विसंगति को हम दूर करेंगे, आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पावर देंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका हिस्सा देंगे, आपके लोगों को समायोजित करेंगे। ये काला कानून जो 2007 में बहन जी ने बनाया था कि कानून हमारे लोगों ने वोट दिया था और जैसे गद्दी पर बैठी आरक्षण खत्म कर दिया, ताल घाट नदी हमारा छीन लिया, हमारा आसामी दर्द था, हमारे लोगों का हिस्सा छीनकर हमारे लोगों को भूखों मरने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। आज के दिन में इसी चीज को, उस काले कानून को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से वादा हुआ था कि सभी पिछली सरकारों ने हमारे समाज को दर्द दिया है, उसे आप दूर कर दो। आपका खत्म हो गया शुरू के 1.5 मिनट का, आगे आपकी बात में और सुनूंगी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये डिप्टी सीएम का पद आपको क्यों चाहिए। बड़ी राजनीतिक कामयाबी आपकी क्या है, इस बारे में जिक्र आप जरूर कीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया जी, देखिए निषाद पार्टी का ये कहना है, सर लौटूंगी संजय जी मैं आपके पास, उनका ये कहना है कि 300+ का जो नारा बीजेपी दे रही है बिना निषाद पार्टी के वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 150 से ज्यादा सीटों पर हमारा प्रभाव है। ऐसे में डिप्टी सीएम का पद देंगे क्या आप उन्हें? चित्रा जी, देखिए आपने सब अभी कहा था ठंडा ठंडा कूल कूल, और आपने फिर केशव प्रसाद मौर्य जी का भी बयान चलाया। हमारी पार्टी जो है संगठन पार्टी है, यहाँ पे सबसे ऊपर देश है, फिर हमारी पार्टी है, और उसके बाद जो है अपना व्यक्तिगत हित आता है। और देखिए केशव जी ने बिल्कुल सरलता से एक बात कही, स्पष्ट कही कि अगर केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा तो योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। अब ये जो हमारी एकजुटता है, इसको देख के आग लगी हुई है। आग उन परिवारों में लगी है जो ये समझते हैं उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो देश पे और उत्तर प्रदेश पे राज करेंगे। और अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी आएंगी, सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे ही हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विकास देखा है उस पे भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और पिछले से ज्यादा सीटों से बनेगी। योगी जी के जीवन में उनके पिता का देहांत हुआ, बहुत बड़ी दुख की एक घड़ी थी, लेकिन वो कोविड के समय में भी जनता की सेवा करते रहे। किस तरह से 5 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, 4 लाख सरकारी नौकरी दी गई है, भ्रष्टाचार नहीं है, सांप्रदायिक राजनीति नहीं है, हिंदू भी गर्व से रह सकता है, मुसलमान भी गर्व से रह सकता है, सिख ईसाई भी गर्व से रह सकता है। यही हमारा मूल मंत्र है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। ये नेतृत्व एकजुटता विचारधारा ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना बसपा के पास है और ना कांग्रेस के पास है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के जो अध्यक्ष हैं वो पूछ रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद हमें दीजिए, ऐसा करके क्या बीजेपी गौरव बढ़ाएगी उनका? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आगे फिर से मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी। रागिनी नायक भी जुड़ चुके हैं, सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रागिनी नायक, सीधे आपके पास आते हुए, 300+ का नारा बीजेपी बुलंद कर रही है, लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है, और आप लोगों की सबसे ज्यादा जिस बात पर नजर थी ना कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच बन नहीं रही, अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई जो बता रही है कि सब ठंडा ठंडा कूल कूल है। उन तस्वीरों पर भी बोलिए, और आप लोगों का क्या नारा है यूपी को लेकर, कितने पार जाएगी कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की विडंबना अब ये हो गई है कि मोदी जी से ना देश संभल रहा है ना दल। भाजपा शासित प्रदेशों में मचा है सियासी दंगल और चारों तरफ फैल रही है सिर फुटौल। तो वो क्या है ना कि चाहे कोरोना हो चाहे सियासत, मोदी जी के काबू में अब कुछ आ नहीं रहा है। शायद झोला उठाकर चल देने का वक्त आ गया है।
अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही ऊपर दो धारी तलवार चला रही है उत्तर प्रदेश में। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है मोदी बनाम योगी का। पहले 1.5 महीने मोदी जी के पोस्टरों से चेहरा गायब कर देते हैं योगी जी, फिर योगी जी को ट्विटर पर बधाई नहीं मिलती तो योगी जी नमामि गंगे से भी चेहरा उड़ा देते हैं और ट्विटर हैंडल जो है भाजपा का उत्तर प्रदेश का उससे भी चेहरा उड़ जाता है मोदी जी का। फिर मोदी जी अपने बहुत खासम खास AK शर्मा जी को भेज देते हैं योगी जी के सर पर बिठाने के लिए। सरकार में उनकी दाल नहीं गलती तो अंततः मोदी जी को ही झुककर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने तक सीमित रह जाना पड़ता है। तो पहले मोदी और योगी ही आपस में नहले पे दहला चल रहे हैं, एक सवा शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम की सीएम से नहीं बन रही। निषाद जी खुद डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हैं। जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्यदेव पचौरी, सतीश गंगवार, कौशल किशोर, वो कह रहे हैं कि भैया कोविड मिसमैनेजमेंट इतनी हुई है कि हम अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। तमाम विधायक ऐसे हैं जो पहले धरने पर बैठे थे योगी जी के खिलाफ, आज कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा आवाज उठाएंगे तो हमारे ऊपर ही NSA लग जाएगी। ठीक है रागिनी जी, आपका वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि जरा अपने नायकों का भी जिक्र आप कर लेती, जिनके भरोसे आपको कांग्रेस पार्टी की 30 साल के बाद नैया पार करानी है, उनका भी थोड़ा जिक्र हो जाए ना। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सारा का सारा आपका सारी जो नजर है वो बीजेपी के ऊपर ही है। ठीक है, आगे इस पर सुनील सिंह जी, 300 पार का नारा बीजेपी बुलंद कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है इन सबके बीच? और अब तो उनकी पार्टी में जो जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी वो शांत हो गई, ठंडा ठंडा कूल सब बना हुआ है। समाजवादी पार्टी परिवार के भीतर जो स्थिति थी उसके बारे में भी बताइए कि क्या चल रहा है अभी। देखिए चित्रा जी, आप कह सकते हैं कि बीजेपी में और बीजेपी सरकार में ठंडा ठंडा कूल हो गया है, हम मान लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठंडा ठंडा कूल कोई नहीं महसूस कर पा रहा है। न किसान महसूस कर रहा है जिसको कहा गया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, न बेरोजगार नौजवान महसूस कर पा रहा है जिसको कहा गया था रोजगार दे दिया जाएगा, उन्हें डंडा मारा जा रहा है, FIR लिखी जा रही है, न बहन बेटियां महसूस कर पा रही, न छोटा व्यापारी महसूस कर पा रहा है, और न ही कोरोना से अपनों को गंवाने वाले लोग महसूस कर पा रहे हैं। मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 5 साल में इतना विकास, अरे कौन सा एक विकास? योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने से और अब तक जब बात हो रही है आपसे, आप एक काम अपना गिना दीजिए जो कंप्लीट हो गया हो। कह रहे 5 एक्सप्रेसवे, तो हमें भी बता दीजिए, देश को बता दीजिए कि कहां से चढ़ना है और कहां उतरना है, ये तो आप बता नहीं पा रहे हैं। नौकरी की बात आपने की, नौकरियों में जितना घोटाला, भ्रष्टाचार, अपने लोगों को भर्ती करने का आरोप योगी सरकार में लगा, किसी में लगा हो तो बता दीजिए। एक भी निष्पक्ष नौकरी आप दे नहीं पाए, तो सर फुटअव्वल इनके दल में है। पंचायत चुनाव से ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 50+ नहीं करने जा रही है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बात करिए, जनता को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, पार्टी के बारे में भी थोड़ा आप बता देते। ठीक है, आपका भी वक्त खत्म हो गया। सुधींद्र भदौरिया का आखिरी कमेंट लेने के बाद उसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगी। सुधींद्र भदौरिया जी, बीएसपी के भीतर क्या चल रहा है? सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए। बीएसपी में फिलहाल सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है। बहन जी किसके साथ जाएंगी, क्या करेंगी? और बीजेपी के भीतर ये जो बगावत की स्थिति थी अब फिलहाल शांत हो गई है और 300 पार का नारा दिया जा रहा है, इसको कैसे देख रही है बीएसपी? देखिए, चुनाव हर 5 वर्ष में आते हैं और पिछले 30 वर्ष की अगर आप पृष्ठभूमि देखें उत्तर प्रदेश की, तो हर बार लोग कहते रहे, मीडिया के लोग भी कहते रहे और तमाम अन्य लोग जो साइकोलॉजिस्ट भी कहते रहे कि बीएसपी कहीं नहीं है। और 4 बार बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं, अकेले भी मुख्यमंत्री बनी है, लोगों के सहयोग से भी मुख्यमंत्री बनी है। अन्य पार्टियों में जिसमें मैं कहूंगा कि भाजपा है, वो भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सपा के लोग भी लगभग 3 बार तो शायद समाजवादी पार्टी से रहे और वैसे भी रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अखिलेश जी एक बार रहे हैं, योगी जी रहे हैं और मायावती जी, जिन 2-3 बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इनमें बहन मायावती जी के पास 4 बार का मुख्यमंत्रित्व काल है। उस समय क्या, जब वो मुख्यमंत्री थी, हम अब इनकी कमियां ढूंढे, हम अपनी बात बताएंगे जो आपने हमसे कही कि आप क्या करना। हमारा विकास दर जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 4% था जीडीपी, और जब उन्होंने छोड़ा मुख्यमंत्री पद तो 9% हुआ। उत्तर प्रदेश में दर्जनों विश्वविद्यालय बनवाए, दर्जनों डिग्री कॉलेज बनवाए, लड़कियों की शिक्षा के लिए किया, और
यहाँ तक कि ये जो कोरोना का काल है, जो सबसे बड़ा काल बन गया है भाजपा सरकार के लिए, उसके लिए भी आपके नोएडा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जो आज काम आया है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था से लेकर विकास के नाम पर बहन मायावती। ठीक है सर, आपका वक्त खत्म हो गया है और अब यहाँ पर डिबेट को मैं ओपन करूंगी और एक दूसरे के बीच में भी क्रॉस क्वेश्चन तमाम नेता कर सकते हैं। बेरोक टोक जो बातचीत थी वो फिलहाल हो गई है। गौरव भाटिया जी, सीधे सीधे बीएसपी का और बाकी नेताओं का भी ये कहना है जो आपके विरोधी दल हैं कि कोरोना काल बीजेपी के लिए काल बन चुका है और अब सरकार रिपीट नहीं करेगी। क्या है इस पर टिप्पणी? और निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी आपके सहयोगी हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए, उन पर भी थोड़ा सा बोलिए ना गौरव जी कि उनका गौरव कैसे बढ़ाएंगे आप लोग। चित्रा जी, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, थोड़ा समय दे दीजिएगा, क्योंकि 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, अपनी पार्टी की बात नहीं करी, तो एक एक करके बात करते हैं। मैंने तो केवल अपनी बात की, आपकी बात ही नहीं की। मैंने 3 लोग कहा, मैंने तो 3 लोग कहा, आप क्यों बोल रहे हो? 3 लोग। भदौरिया जी, मैंने आपकी बात नहीं करी। चलिए, सबसे पहले तो देखिए समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को सबसे पहले ये कह रहे थे कहां से एक्सप्रेसवे चढ़ेगा, कहां से उतरेगा। इनका एक्सप्रेसवे सफाई से चढ़ते थे इटावा पे खत्म हो जाता था और इनकी हालत ये थी, मेरे हाथ में देखिए एक मैगजीन का कवर है, भारत का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव। और इसकी प्रतिलिपियां जलाई गई कि भाई ये खबर जनता तक ना पहुंचे। लेकिन जब चुनाव आए तो जो 2 लड़के थे वो चले नहीं, उनकी साइकिल पंचर कर दी, उनका हैंडल तोड़ दिया जनता ने। और अभी एक गाना आया है जिस गाने में ये लोग कह रहे हैं मुरलीधर बदल कर देश आ रहे हैं, देखो अखिलेश आ रहे हैं। चित्रा जी, ये कहना क्या चाह रहे थे? टोटीधारी बदल कर वेश आ रहे हैं, रखना अपना गुसल खाना बंद, अखिलेश आ रहे हैं। जहां पे एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं, ये सरकारी बंगला खाली करते हैं और 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। और ये लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार की। गायत्री प्रजापति एफआईआर नहीं हो रही थी, खनन माफियों के साथ घूम रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, तब दुराचार के मामले में एफआईआर हुई और भ्रष्टाचार के मामले में। और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया गोमती नदी के किनारे है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच चल रही है। किसने किया था? अखिलेश यादव की सरकार। अब मैं आता हूं कांग्रेस पार्टी में। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो न 3 में न 13 में, ये इनका हाल था कि ये 7 के आंकड़े पे आ गए थे पिछले विधानसभा में। लोकसभा में 2 सीटें थी, 14 में और 19 में 1। जो 1 सीट बची है वो भी जाने वाली, और मैं वजह बताता हूं, पूछिएगा इनसे। ये उस झालर की तरह है जो फ्यूज्ड बल्ब की बनी हुई है, और जब भी चुनावी दिवाली आती है फ्यूज बल्ब की झालर अपनी निकाल लेते हैं। ये बात अलग है, वो जलती नहीं है। आज सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा गांधी हमारी कैप्टन है शिप की। अरे शिप टाइटैनिक है, डूबने वाला है। और देखिए, कोविड का समय आया जहां भारतीय जनता पार्टी ने तन मन धन से हर नागरिक के लिए कार्य किया। मैं आपको बता दूं, इनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी रायबरेली आखिरी बार कब गई थी इनसे पूछिएगा, फिर मैं बता दूंगा कब गई थी। जब से कोविड का समय आया उनको सुध नहीं है कि वो रायबरेली भी जाएं। 1 लोकसभा सीट जीती, वहां भी नहीं जा पाई। प्रियंका वाड्रा गांधी ये खुद गई थी, इन्हें 1.5 साल हो गया रायबरेली गए। राहुल गांधी जनवरी 2021 में अमेठी गए थे। तो इनकी हालत ये लोग समझते हैं कि हम पैदा हुए हैं, गांधी का सरनेम है, तो हमारी जनसिद्ध अधिकार है। ठीक है गौरव भाटिया, रागनी जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। तो महत्वपूर्ण है ना, अगर उत्तर प्रदेश आपको 30 साल के बाद जीतना है और जो 7 सीटें आप लोगों ने 403 में से जीती थी 2017 में, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपके नेता उस तरह से नजर ही नहीं आते जो आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया। कैसे जीतेंगे फिर बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी से कहना चाहती हूँ कि रावण का घमंड भी नहीं चला था और उत्तर प्रदेश में भी राम राज की उपमा देकर रावण राज ही चल रहा है। तो घमंड का स्तर हमेशा नीचा होता है गौरव भाटिया जी। और ये जनता जनार्दन जो पलकों पर बिठाती है ना, ये नंगे पांव दौड़ा भी देती है। और उत्तर प्रदेश से भाजपा को खदेड़ने का वक्त आ गया है। क्यों आ गया है, अब मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, पहले बात करती हूँ कानून व्यवस्था की। तो आज ही जिन प्रियंका गांधी जी का आप नाम ले रहे थे, जो लगातार उत्तर प्रदेश के मुद्दों की आवाज को बुलंद कर रही हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी, शायद आपको पता नहीं होगा,
मथुरा में ये हाल है कि एक लड़की के साथ लगातार छेड़खानी हो रही थी, गुंडे उसी के घर में घुसकर उसे छत से नीचे गिरा देते हैं, FIR तक नहीं होती। हमीरपुर में छेड़खानी होती है, एक लड़की को आत्महत्या करनी पड़ती है। ये तब हो रहा है जब हम उन्नाव और हाथरस जैसे भीषण कांड देख चुके हैं। इलाहाबाद का हाईकोर्ट को अप्रैल में कहना पड़ता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए NSA के 94 केसेस फर्जी हैं। FIR कट कॉपी पेश की गई है और NSA के कानून का लगातार उत्तर प्रदेश सरकार दुरुपयोग कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा कहता है। ये कानून व्यवस्था हो गया तो अपमानित महिलाएं आपके खिलाफ खड़ी हुई। आज तक नहीं, कल 10 बजे रात को एक रिपोर्ट दिखाई थी चित्रा जी, पुलिस की भर्ती किस तरीके से शुरू करके बीच में ही रद्द कर देनी पड़ी। ये तो आलम है रोजगार देने का। बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी जमात है, 21.5% बेरोजगारी की दर CMI के आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारों की सेना आपके खिलाफ खड़ी है। किसान जिनके ऊपर काला कानून तो आपने बना ही दिया, उसके साथ साथ जो उत्पादित गेहूं है उसके 14% से ज्यादा सरकारी। ये सारे सवाल राजनीति नायक महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव ट्विटर पे तो थोड़ी ना जीते जाते हैं, नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ता है। राजनीति नायक उत्तर प्रदेश की कितनी जनता ट्वीट करती है या ट्विटर देखती है? जो बड़े नेता है उनको जमीन पर उतरकर काम करना पड़ता है। इस बात को कब समझेंगे आप लोग? ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ चला जा रहा है। आपकी बातें महत्वपूर्ण है, मुद्दे महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्वीट करने से थोड़ी ना चुनाव जीतेंगे। अभी सीधे संजय निषाद जी का, ठीक है, इसका जवाब देंगे, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है। सरकार ईमानदार होती, ठीक से काम किया होता तो शायद देश की जनता इनको गद्दी नहीं छोड़ना पड़ता। खदेड़ने की बात है तो सभी ने कांग्रेस को गद्दी से हटा दिया और सपा बसपा को भी हटाया। संजय निषाद हैं, अध्यक्ष निषाद पार्टी के और बीजेपी के सहयोगी हैं, वो बोल रहे हैं। संजय निषाद जी, अब टू द पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं सीधे आपसे पूछना चाहूंगी। अभी दिल्ली मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने देश को आजाद कराने वाले निषाद समाज की फाइल गायब करा दिया, उसके खिलाफ मुकदमा। ये किस मुंह से निषादों के गोलने में जाएंगे? कैसे नाव आएंगे? 70 साल बाद इन्हें नाव याद आया, 70 साल बाद इन्हें निषाद याद आया। जब ये डूब गए तब ये मछुआरों के यहाँ जा रहे हैं, तब ये नाव के यहाँ जा रहे हैं, नाव यात्रा निकाल रहे हैं। अरे यार, ताल घाट नदी हमारा है, हमें क्या अधिकार दोगे? हमने अधिकार दिया था आपको 70 साल राज करने का, हमारा आपने रोजी रोटी छीना है, हमको कानून बना के हमें बर्बाद किया है। हमारे आरक्षण पर आपने बसपा से डकैती डलाया है। मैं कहता हूँ मेरा आरक्षण जो है इन्हीं लोगों ने खाया है। हमारे समाज को आज दर भोकर खाना पड़ रहा है, तो पिछली सरकारों की देन है। 70 साल से इन लोगों ने सबको मुख्यमंत्री बनाया है, सबको हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन किसी ने इस देश को आजाद कराने वाले जातियों को नहीं देखा है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? यही तो मैं बार बार पूछ रही हूँ ना संजय निषाद जी। बीजेपी से आप कह रहे हैं डिप्टी CM का पद दीजिए। केंद्र में आपने JP नड्डा साहब से, अमित शाह जी से मुलाकात की थी, JP प्रसाद मौर्य से आपने मुलाकात की है। आज कहा जा रहा है कुछ देर के बाद आप जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं। किससे कहा आपने कि मुझे डिप्टी CM का पद चाहिए? किससे कहा? मेरा मांग नहीं है, मेरा मांग केवल आरक्षण है। मेरा मांग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो करे। मेरे समाज का सलाह है, मेरे समाज का सलाह है, मेरे समाज का सलाह है कि आज के दिन में निषाद पार्टी निश्चित रूप से हमारे समाज ने सबको, जिसकी संख्या कम थी उसको मुख्यमंत्री बनाया, तो प्रधानमंत्री बनाया। कम संख्या वाले को अगर कुछ मुख्यमंत्री का पद देके भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो हमारे पास 18% वोट है। 1000 झील है, गड्ढे हैं, हमारे लोग गड्ढे में नीचे हैं। जिस समाज का राजा होता है समाज ताजा होता है। 160 सीटें निषाद बाउल हैं, 70 सीटें हम लोग मछुआ 70,000 से ऊपर है। आज के दिन में कोई ऐसा जगह नहीं है जो विधानसभा जहां 10-15 हजार वोट नहीं है। हम लोगों ने इस वोट को साबित किया है। सपा बसपा एक हो गई, फिर भी हम मोदी जी के साथ थे और जीत गए। आज इकट्ठा वोट होने के बाद हमारा वोट मिल गया आज 40 सीटों पर। इनके सांसद कहते हैं कि डॉक्टर संजय आए तो हमारी जीत हो गई, हम लोग MP बन गए। तो मैं कहता हूं मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा हूं। मेरा मांग नहीं है। बहुत सारे सवाल है सर, आप ही के लिए है। देखिए, होम्योपैथिक की दवा आप देते रहे हैं दूसरों को और धीरे धीरे करके बीजेपी पर उसी तरह से आप दबाव भी बनाते रहे थे, लेकिन अचानक ये जो डिप्टी CM की मांग आपकी ओर से रख दी गई है, इस पर बीजेपी का क्या पक्ष है? और संजय निषाद जी, दरअसल बीजेपी भी राजनीतिक कामयाबी देखती है, उसके बाद अपने साथ लोगों को जोड़ती है, तो क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे की बदौलत 2022 शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? कल दोपहर के खाने पर जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि बात बन गई है मुख्यमंत्री और
मुख्यमंत्री के बीच में, लेकिन इन सब के बीच छोटी पार्टियों को कैसे अपने साथ साधेगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। संजय निषाद जी हमारे साथ अध्यक्ष निषाद पार्टी के बने हुए हैं, उनको जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन आऊंगी, जल्दी से 2 सवाल मैं आपसे कर लेती हूं। संजय निषाद जी, सीएम से मिलने के लिए आप जा रहे हैं, तो सीधे बोलेंगे कि हमको बना दीजिए उप मुख्यमंत्री? नहीं, ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जब नड्डा साहब यहाँ जो है प्रभारी थे, तो जब वो बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमारे समाज को बड़ा सीना चौड़ा हो गया कि अध्यक्ष बन गए, जल्दी मेरा काम हो जाएगा। जो उन्होंने वादा किया तो वही मेरे को पूरा होना। हमारे समाज का आरक्षण चाहिए, आरक्षण मेन है, चाहे हमें पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, चाहे कुछ न मिले। हमारे लोगों को कुछ सीटें चाहिए, क्योंकि सपा बसपा भाजपा के को हम लोगों ने बहुत ढेर सारे बनाते रहे पदाधिकारी, मतलब मंत्री संतरी और जो भी रहे, लेकिन वो आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं करा पाए। उनको एक टीस है, उनको एक सोच है कि बहुजन समाज पार्टी आई और कम संख्या में पॉलिटिकल ट्रेनिंग देगा। निश्चित रूप से उनसे बोलूंगा कि जो केंद्र में आपने कहा था आरक्षण के मुद्दे पर, आप इन्हें टीवी पर बोल रखा है, आप इन्हें हर जगह बोल रहा है, वो वायरल हो रहा है। जल्दी से आरक्षण के मुद्दे को हल कर दीजिए। कुछ करना नहीं है, वकील को खड़ा कर दीजिए, हमारा नाम पिछड़ी से निकाल दीजिए, राष्ट्रपति ने लिखा वो लागू हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन का मामला है, ये हमारे को मतलब शामिल करने का मामला बंद कर दीजिए। बाकी बीजेपी ने कहा था कि आपको दिल्ली में, लखनऊ में पावर देंगे। अगर दिल्ली में पावर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 करोड़ रुपया भेजा था, लेकिन वो सारे के सारे ये अल्पसंख्यक के लोग खा गए, निषादों को, मछुआरों को नहीं मिला। एक तो व्यापारियों को मिल गया, खा गए। अगर पावर में होते तो अधिकारी को पकड़ते और मोदी जी के पास ले जाते, ये अधिकारी जो है गलत कर रहा है और जिसके लिए समाज गरीब है उसको नहीं देके अमीरों को दे रहा है। अगर हमें पावर दिए होते उत्तर प्रदेश में तो ये बेईमान, अरे यार ये सब मालूम है, मत्स्य अधिकारी गलत कर रहे हैं। ये गरीबों के जो पिछड़ी जाति है उनके अधिकारी, उनके ऊपर जो योजनाओं का लाभ देना है वो बेईमान है। अगर ये हमें पावर दिए होते तो ये जो मत्स्य अधिकारी ने 15 लाख रुपया 15 दिन में जमा करने का तो गलती फरमान दिया कि निषाद के पास 15 लाख होता तो क्यों वो मछली मारता। मछली मारने में तो बसपा चली गई, मछली मारने में सपा चली गई, त्रिस्तरीय चुनाव में वो अधिकारी खा गया। मैं कहता अगर मैं पावर में होता तो गोरखपुर में डीएम को 25 बार कहते रहा कि सीएम का घर है, सीएम का क्षेत्र है, और यहाँ देखो अधिकारी 2900 वोट 3200 वोट पाकर मेरा समाज जीता हुआ है, और जो हारा हुआ यादव समाज का है उसे अधिकारी जिता रहा है। और आप जिता रहे हो, हमारे लोग उग्र हैं, माना नहीं। और देखो मैं चौकी जब फूंक दिया, सब फूका गया, तब प्रमाण पत्र मिल गया। तो क्या हमारा समाज चौकी फूकेगा? योगी जी के शासन में आप लोगों की आवाज सुनी नहीं जा रही है और अधिकारी आप लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, 4.5 सालों के योगी जी के शासन को आप कैसे देख रहे हैं? नेतृत्व से जाके मैं तो दिल्ली में यही बात कह दिया ना कि हमारे समाज का दर्द आप दुख देकर हमारे समाज को सुख नहीं दे सकते ना। सबने तो दुख दिया है, इन अधिकारियों ने दुख और दे दिया। हम कहते हैं ये लाशें जो गंगा में मिली, निषाद राज के किले पर राम गए थे और उनको स्वर्ग मिला था। राम को निषाद राज की सेना ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। यही निषाद से कांग्रेस और सपा बसपा थी, सेना वापस ले लिया। मैं जो है सेनापति हूं, आपको जो 40 सीटें जिता दिया। वो अधिकारी बेईमान है कि जब 1000 लाशें गंगा के किनारे निषाद राज के किले पर जलाई जाती हैं, इस आशा के साथ कि वो जो स्वर्ग में जाएंगे, ये अधिकारियों ने कह दिया ट्रक नहीं जाएगा, लकड़ी नहीं जाएगा, और वो जो है लाशें जो है फेंकनी पड़ी। कोई 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से जाएगा। और ऐसे अधिकारी, उनको जेल जाना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। आज के दिन में ये अधिकारी ऐसे हैं जो कानून बनाकर गरीबों को उजाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वो अगर पावर देने के लिए बात कहा था, ये नड्डा साहब ने खुद कहा था कि आपको उत्तर प्रदेश, आप कैसा काम दिल्ली, किया है उन्होंने कहा था दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आपको पावर देंगे। उन्होंने कहा, मैं तो यही कह रहा हूं कि हमारे लिए पिछली सरकारों ने बहुत दर्द दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सुख नहीं दे पाया, लेकिन कैबिनेट में बैठ के हमें कोई कानून नहीं बनाया। बसपा ने हमारे खिलाफ तो हमारा आरक्षण छीन लिया, बसपा ने हमारे खिलाफ तो कानून बनाकर कैसा काम किया है? 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, अपराध मुक्त यूपी हुआ है, उसको आगे ले जाने में कामयाबी मिली है क्या? देखिए, अब हम 2 साल से आए हैं, 2 साल से महामारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा बड़े मुद्दे हमें हल कर लेने दो, आपका मुद्दा होगा। 70 साल से हम दूसरे को समय दिए हैं। जब दूसरे को 70 साल समय दे सकते तो कुछ समय हमें बीजेपी को देना पड़ा। लास्ट में हमने उनसे बताया मेरा समाज नाराज हो गया, कांग्रेस से दूरी बनाए खत्म हो गया, और हमारे समाज बसपा समाज से अमित शाह जी के साथ आपकी तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। जब आपने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, आपके बेटे प्रवीण निषाद भी दिखाई दे रहे हैं जो संत कबीरनगर से सांसद हैं, क्या कहा था गृह मंत्री से आपने?
मैंने पूरी बात बताई थी कि आप हमें मित्र बना के लाए हो, कहे थे कि लंबे समय तक रखेंगे। तो किस बात का मित्र है जब हमारे लोग रो रहे हैं कि वो अधिकारी ने 15 लाख 15 दिन में जमा करने के लिए कह दिया और हमारे लोग रिजर्व बच के 5 लाख 6 लाख जमा किए, अब कोरोना में पूरा नहीं जमा कर पाए, टेंडर कैंसिल कर दिया, हमारे कार्यालय घेर रहे हैं और रो रहे हैं। मेरा समाज रो रहा है कि वो अधिकारी कैसा, हम गए थे सुख लेने के लिए, दुख मिल गया। वो सारी बातें उन्हें बताई है कि हमें आप वादा जो था वो पूरा कर दीजिए। अभी आपके पास आपने कहा, हमने तो कुछ मांगा नहीं, हमारे आरक्षण को आप कर सकते हो, हमारे कुछ है नहीं, निकालना है और एक लेटर भेजना है, हमारा मामला इंक्लूजन का नहीं है, हमारा मामला बातों से लग रहा है कि आप डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके समाज को आरक्षण मिले। ठीक है संजय निषाद जी, सुनिए ना सर, सुनिए ना। देखिए दो लोग दिखाई दे रहे हैं, आपकी निषाद पार्टी है, आप 150 से ज्यादा सीटों पर दावा करते हैं कि निषादों का वहां पर प्रभाव है। दो लोग एक ही परिवार के दिखाई दे रहे हैं हर जगह मुलाकात में। निषाद पार्टी से क्या कोई और प्रतिनिधित्व ऐसा नहीं है आपका जिसको आप आगे करें, जिसको आप बताएं कि इनको आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए या फिर इनको आप बनाइए? एक तरफ आपके बेटे हैं जिनको संत कबीरनगर से आपने सांसद बना दिया बीजेपी के समर्थन से, एक तरफ आप हैं जो खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे तो लोग कहेंगे ना कि आपको सत्ता का मोह ज्यादा है। नहीं, मैं तो अगर हमें बनना होता तो अगर आज के दिन में अगर लालच होता तो मैं लालच में फंस जाता। मैं तो कहता हूं हमें केवल आरक्षण चाहिए। हमारे लोग घर भर संघर्षों के साथी हैं, ये बेटा नहीं है, ये निषाद पार्टी और निषाद समाज का बेटा है, हमने इन्हें दान कर दिया है। ये काम 24 घंटे हमारे परिवार के लोग सड़क पर, रेल पर एक साथ बैठते हैं, बहन बैठती है, बहू बैठती है, नाती बैठता है। और गोली चली, 302 का फर्जी मुलजिम बनाया गया। महाराज जी ने कहा था कि आरक्षण हम देंगे, 50 वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि अपनी भी नैया पार लगानी है तो इस वजह से बीजेपी के साथ जाना मजबूरी है। ये बताइए, बीजेपी आपकी बात अगर नहीं मानेगी तो आगे क्या करिएगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी हमारी कोई मांगे ऐसी है ही नहीं जो बीजेपी न मान सके। आरक्षण उनके हाथ में है। आज के दिन में मंत्रालय अगर दिल्ली लखनऊ दे देते हैं तो कोई मतलब नहीं, कोई उनका नुकसान नहीं होने वाला है। मायावती का बना कानून हटाने में उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अपनी पार्टी शासन में समायोजित कर दें तो कोई नुकसान, हमारे जो उन्होंने कहा है उससे बीजेपी को कोई नुकसान हो तो हमसे बताए। आज नुकसान हो गया ना, हमारे लोग त्रिस्तरीय चुनाव अलग से लड़ गए, आज देख ली बीजेपी चौथे नंबर पर हो गई। ऐसा नहीं कहता स्थानीय चुनाव में आपने बीजेपी को हरा दिया। नंबर पर है आज के नहीं, हमने नहीं हराए, मैं तो गया ही नहीं कहीं। हमारे लोग मांगते रहे 1-2 सीट 3 सीट, नहीं दिया। आखिर चुनाव पार्टी कोई दल बना है, चुनाव लड़ने के लिए बना है, कार्यकर्ता बने चुनाव लड़ने के लिए बना है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब, लड़ेंगे जीतेंगे। एक आखिरी सवाल का जवाब देखिए, मैं सीधे मुख्यमंत्री ने कैसा कामकाज किया इस पर डॉक्टर संजय निषाद आपको बोलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की सरकार बना। संजय निषाद जी, आपने कुछ नहीं बताया कि 4.5 सालों में मुख्यमंत्री ने कैसा कामकाज किया, लेकिन फिलहाल बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है। एक आंकड़ा ये भी बीजेपी का बताता है, हालांकि कभी इस तरह की प्रचंड बहुमत से उसकी सरकार नहीं बनी, लेकिन कुछ ऐसे इतिहास के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि बीजेपी जब भी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में जाती है तो वो चुनाव हार जाती है। 2022 300 पार सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या फिर जीतेगी और सरकार बनाएगी? आपको क्या नजर आता है संजय निषाद जी? तो मैंने तो उनसे कहा, हमारे समाज ने कहा कि कम संख्या वाले पावर में आ गए, अपना हमारा हिस्सा लूट लिए। हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाई है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके लिए 24 घंटे चलते हैं कसम खा के। मुख्यमंत्री के लिए बनाने के लिए 10 लाख लोग आए थे रैली में रामादेवपुर में मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो मैं कहता हूं आज के दिन में उनका कहना है, हमारा कहना है कि 2022 में योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कम संख्या वाले को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बना के आप जीत सकते हैं तो 18% है, 160 सीटें हैं, 7 नदियां हैं, सैकड़ों झील हैं, हर गांव पोखरे हैं। इतना वोट है जो आपको एक सत्ता में 2019 में आपको कितना पावर दिया कि सपा बसपा एक हो गई, फिर भी हम आपके साथ रहे। इतने वोट बैंक का सहारा लेना हमारे समाज का सलाह था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को मुख्यमंत्री चेहरा दे दे तो जल्दी से आसानी से जीत सकते हैं। हमें क्या करना है? हमारे खड़ा होने से कांग्रेस खत्म हो गई, मेरे खड़ा होने से सपा बसपा कहां चली, मेरे खड़ा होने से 2022 में खत्म हो जाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 2024 में दिल्ली में बनेगी। लेकिन हम आएंगे तो बेईमान जितने अधिकारी ब्यूरोक्रेट पिछली सरकारों से अंदर कर रहे हैं, लेकिन दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पहला ये कि अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं और दूसरा ये
कि बीजेपी को अगर 300 पार की सीटें चाहिए तो संजय निषाद को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब उम्मीद है कि टीवी आप सीधे जाकर तो उनसे उप मुख्यमंत्री का पद मांगने नहीं वाले हैं, लेकिन टेलीविजन पर जरूर लोग देख रहे होंगे। अब आपकी बात वहां तक तो पहुंच ही गई होगी, मुस्कुराता हुआ चेहरा भी। अब आपको ये मुस्कुराहट कितनी देर बरकरार रख पाता है, बड़ा सवाल है। रागनी जल्दी से संजय निषाद जी आप जाइए, आपको मुख्यमंत्री योगी जी से मिलना है। रागनी कुछ कहना चाह रही है, रागनी जी बताइए, उसके बाद एक तो संजय निषाद जी से आपको जरूर पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 करोड़ रुपया भिजवाया, जो उन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लूट के खा लिया। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा। मैं पूछ लेती हूँ, मुझे बड़ी अटपटी लगी जी वो बने में उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं, आपकी पिछली सरकार के उन अधिकारियों ने, ये गलत बात है, उनके अधिकारियों ने जिन्हें आपने पोस्ट कर रखा है, जिन्हें दिल्ली से लेकर यहाँ तक आप ही लोगों ने ऐसे अधिकारियों को पद प्रतिष्ठा दिया है। आप ही लोगों ने आपने हमारी फाइल को गायब कराई है। आपके खिलाफ मुकदमा लिखा है, किसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बात नहीं है, ये गलत बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, इन अधिकारियों ने, पिछली सरकारों ने जो अल्पसंख्यकों को जो आपने अल्पसंख्यकों को दे रखा है, उन लोगों ने हमारे रुपए को खाया है। अल्पसंख्यक के लोग मछुआ है, वो व्यापारी करते हैं, वो रुपया लूट रहे हैं, हमारे लोग तो भूखों मर रहे हैं। आपको तो 70 साल, आपको शर्म आनी चाहिए कि 70 साल से आपको हम लोग वोट देते रहे, आपकी सरकार बनाते रहे, कभी निषाद याद नहीं आए। याद तब आए जब आपकी नैया डूब गई। आप चढ़ने आए, हमारे लोग गांव से खदेड़ दिए। इलाहाबाद में दुमदुमा गांव है, उखाड़ कर जब हमारे लोग अब टेंट उखाड़ रहे हैं, हमारे लोग गांव से भगा रहे हैं, हमारे लोगों को जो आरक्षण देगा उसी पे हम लोग तटस्थ हैं। तो उनकी चप्पल मत उतरवाइएगा, बहुत बड़ा अपमान है। पद दे न दे, पर ऐसे चप्पल उतरवाकर मत बैठाइए मीटिंग में, ये बहुत अपमान की बात है। और मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे प्रवासी मजदूरों की बात हो, चाहे हाथरस की निर्भया की बात हो, चाहे बदहाल किसानों की बात हो, बेरोजगार नौजवानों की बात हो, चाहे बात सीबीएसई के विद्यार्थियों की हो, छोटे व्यापारियों की हो, 1621 शिक्षकों की हो जो पंचायत के चुनाव की ड्यूटी में मारे गए, या फिर उन भारतीय नागरिकों की हो जिनके नाते रिश्तेदार बिना सम्मान के गंगा के पाट पर दफना दिए गए और रामनामी खींच ली गई। एक क्लोजिंग कमेंट गौरव भाटिया जल्दी से, गौरव भाटिया का क्लोजिंग कमेंट। ठीक है गौरव भाटिया, सरकार की इन सारी नाकामियों का पर्दाफाश किया है। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, कहना पड़ता है मजबूरन कि बड़ी नाइंसाफी है। सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, उनकी 1 सीट है, 7 सीटें विधानसभा में, सारा समय उन्हीं को दे दिया। ऐसा लग रहा था कि वोट कटुआ पार्टी। टेलीविजन डिबेट में समय नहीं प्लीज चित्रा जी, ये क्यों बोल रही है बीच में? प्लीज बीच में क्यों बोल रही है? ठीक है, संख्या बल महत्वपूर्ण है गौरव भाटिया जी, लेकिन विपक्ष भी अगर बोल रहा है ठीक है रागनी जी। गौरव भाटिया जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, फिर तो सुनील सिंह यादव को भी ज्यादा यहाँ पर शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, बोलिए गौरव जी। ठीक है, मैं अपनी बात रखूंगा, मैं सपा की बात क्यों रखूंगा, वो बोल देंगे। सबसे पहले तो देखिए, प्रियंका वाड्रा गांधी ने 2019 में खुद कहा था वोट कटुआ पार्टी है हम, और जनता ने दिखाया कि कुछ भी होना, वोट कटुआ पार्टी मत होना, वरना दिखा देंगे कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है और झूठ कैसे बोला जाता। ठीक है सर, वक्त की कमी है, तू मैमे में वक्त जाया हो जाता है। मुझे लगता है कि सीधे अपनी बात अगर रखी जाती तो बात बन जाती यहाँ पर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी आगे करेगी क्या? संजय निषाद जो डिमांड कर रहे हैं, क्या उनको पूरा किया जाएगा? बड़ा सवाल है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि क्या यूपी में बीजेपी लगातार दूसरी बार 300+ सीटें जीत सकेगी? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 62% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 38% ने नहीं में जवाब दिया है। अब 62% लोगों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार 300 पार, जैसा प्रदर्शन 2017 में था वैसा ही कर पाएगी। क्या यह संभव होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।